कर रहे हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं तमकीन साहब के पास आऊँगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि गुजरात का गढ़ टूट गया है। टूट नहीं रहा है, राइट। टूट गया है और मैं आपको सीट्स भी बताने जा रहा हूँ। आज मेरा स्पेशल एक एपिसोड भी आया खास तौर से न्यूज़ लॉन्चर के ऊपर कि वहाँ पर बीजेपी के लिए 26 सीटें लाना मोदी जी के लिए अपनी नाक का विषय हो गया कि 26 में एक भी सीट कट गई तो मेरी नाक कट जाएगी। अब हालात ये है कि 26 में से 20 सीटें अगर वो हासिल कर ले तो बहुत बड़ी गनीमत है और हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि यहाँ पर जो 5 हिस्से हैं गुजरात के कच्छ है, नॉर्थ गुजरात है, सेंट्रल गुजरात है, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात। इसमें साउथ गुजरात और नॉर्थ गुजरात के अंदर बड़े लॉसेस इस समय बीजेपी को सहन करने पड़ेंगे। नॉर्थ गुजरात की एक टॉप की सीट देखेंगे, बनासकाठा की जो सीट है, जो राजस्थान से भी लगती है, इस सीट पे गेनीबेन इतनी ज़्यादा लीड के अंदर है कि वहाँ पर बीजेपी दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ईवीएम का इश्यू नहीं हुआ तो 99% उनकी जीत यहाँ पर पक्की है। इसके अलावा ऊपर नॉर्थ गुजरात के पाटन, मेहसाना और साबरकांठा की सीटें बहुत मजबूत सीटें इस समय कांग्रेस की बन गई हैं। नीचे अगर साउथ गुजरात में आ जाए तो वहां पे भरूच की सीट और उसके अलावा वलसाड की सीट, ये सीटें और खास तौर से छोटा उदयपुर की सीट, वो भी इस समय उनके हाथ से खिसकती नजर आ रही हैं। जो आग राजकोट से निकली, जो आप लेफ्ट में नीचे देखेंगे राजकोट, जहां से रूपाला का सारा प्रकरण शुरू होता है, पुरुषोत्तम रूपाला जिसको बीजेपी ने अपनी जिद के कारण नहीं हटाया, आज वो तूफान फैलता-फैलता गुजरात से यूपी पहुंच गया, राजस्थान पहुंच गया और राजस्थान के करनी सेना और बाकी लोगों ने बीजेपी के बायकॉट का नारा दिया। 8% संख्या राजपूतों की, 14% जाटों ने महाजाट पंचायत चामड़ मंदिर के अंदर वो कहा कि इनको वोट नहीं देने, हमने बायकॉट करना है। गुजरात का गढ़ टूट गया, राजस्थान का गढ़ टूटा। चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के गढ़ के अंदर क्या हो रहा है, खास तौर से हमारे मित्र तमकीन फयाज साहब के साथ। तमकीन साहब, हवा तो बहुत बह रही है इस बार। बड़े-बड़े गढ़ जो होते हैं ना, कहते हैं ना, मेरे को पहले अनुमान था एक कि जिस दिन गुजरात का गढ़ टूटा और उसमें दरारें आई, आप समझ लीजिएगा कि बाकी जगह तो फिर स्वीप हो जाएगा। तमकीन फयाज साहब। जी दिनेश जी शुक्रिया। देखिए आपका टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपने जो लिखा है कि 40% लोग तानाशाही के समर्थन में हैं, मैं समझता हूँ मात्र 4% लोग, वो जो लोग वोट दे रहे हैं आप उनको समर्थन में मत मानिए, वो नादान लोग हैं धोखे में। और देखिए धोखा किसी को भी दिया जा सकता है। मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि हम लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं और फील्ड की रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार हमने ऐसे वाक़ये देखे हैं जो कि ज़हर खुरानी के कहलाते हैं। बसों में, ट्रेनों में अक्सर कोई व्यक्ति जब यात्रा करता है तो उसके पास एक कोई बहुत व्यक्ति ऐसा आके बैठता है जो उससे बहुत हमदर्दी जताता है, फिर उसे कोई गिफ्ट देता है। देखिए सब बिस्किट लीजिए, प्लीज आप भी लीजिए। कोई टेम्पर लेके आता है, कोई जूस का पैकेट खरीद के, सर आप भी लीजिए प्लीज, भाई आप मेरे साथ जा रहे हो आप भी लीजिए। उसके बाद जब वो उस बिस्किट को या उस चीज को लेता है फिर उसको होश नहीं रहता, और जब आंख खुलती है तो वो लूट चुका होता है। उसका जो अपना हक है, उसके पैसे हैं, वो सब लूट लिए जाते हैं और पता नहीं वो कहाँ उठता है, कब होश आता है उसको। तो यही परिस्थितियां, यही हमारी जनता की हैं। हमें एक अफीम दी जाती है चुनाव से कुछ पहले और उसके नशे में चुनाव निकल जाता है और फिर हम सर उसका पीटने लगते हैं कि 40% लोग जिनको आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपका इशारा इस तरफ है कि जो वोट मिल रहे हैं सत्ता दल को, ऐसा नहीं है। वो चाहे धर्म के नाम पर वोट दे रहे हों या किसी भी चीज के नाम पर दे रहे हों, वो अभी भी समझ नहीं पाएंगे कि वो किस रास्ते पर चल पड़े। देखिए जहां तक आपने अभी बात कही कि नारा दिया गया 400 पार का, या संविधान बदलने की बात करें आप कि मोदी जी ने कहा कि संविधान नहीं बदला जाए, तो देखिए मोदी जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी कोई बात को हम गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो वो कह रहे हैं उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए।
लेकिन हम ये कैसे समझ सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं उनके मन में क्या है? अगर उसको समझना है तो हमें उनके पिछले जो उनके बयान हैं उन पे गौर करना होगा। उन्होंने पहले भी तमाम बयान दिए हैं। उसकी कसौटी पे हमें ये देखना होगा, जैसे उन्होंने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उसके बाद में देखिए कौन सा ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है देश का, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, तमाम चीजें हों जो आज की डेट में बिक रही हैं। ऑक्शंस हो रहे हैं उनके, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को और उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं। तो देश कोई मिट्टी का नाम नहीं है, देश कोई लैंड के पीस का नाम नहीं है। ये जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी, एक इंसान की जो शरीर है वो सेल से बनता है, छोटे छोटे सेल होते हैं, ऐसे ही देश के जो सेल्स हैं, जो जिस पे देश चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, उसमें ये उपक्रम भी है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, पीएसयू, आज उनके उन्होंने कहा नहीं बिकने दूंगा। हुआ क्या आपको भी पता है। ऐसे ही उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि देश का जो पैसा है वो विदेशी बैंकों में जमा है, उनको अगर हम वापस ले आएंगे तो इतना पैसा है कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को जो है दे दिए जाएं तो उतना पैसा है जो भारत का पैसा दूसरे विदेशी बैंकों में जमा है। हालांकि लोगों ने उसी ये समझा कि मोदी जी ने वायदा करा है 15 लाख देने का, लेकिन उन्होंने कि देश का आज आप ये उठा के देखिए कि जो व्यवस्था है, कितना विदेश से पैसा वापस आया, शायद शून्य। बल्कि जो कांग्रेस सरकार में लीगली भारत से पैसा बाहर देने की लिमिट थी, उससे कहीं बढ़ा दी गई, और भारत के जितने उद्योगपति हैं, अधिकतर मेरे ख्याल में 8,000 से ज्यादा उद्योगपति तो भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसने लग गए। तो ये लोग पैसा लेके जा रहे हैं। तो कहा क्या था, हुआ क्या है, ये भी एक कसौटी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, अब कहाँ तक गिनाई जाए। जैसे किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी माननीय मोदी जी ने, और क्या हुआ आपको पता है, कितनी दुगनी हो गई। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो नहीं बदला जाएगा। अब देखिए, संविधान बदलने की बात तो यह है कि ये बात ठीक है कि संविधान में उन्होंने कह दिया नहीं बदला जाएगा, लेकिन आज उन्होंने जो परिस्थितियां आप देश में देख रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जगह पर संविधान लाचार नजर आता है। और ये नारा जो आपने सुना 400 पार, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि अचानक 400 पार की बात होगी, जबकि आपका जादुई आंकड़ा जो है वो तो 272 के पार है। फिर 400 पार की क्या आवश्यकता है, ये आपने विचार किया कभी? तो इस पर भी जो लोग हैं वो सीधी बात बताते हैं कि हम आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास या सत्ता दल के पास अभी तक राज्यसभा में पूरा 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो आखिर उसकी मेजोरिटी आते आते समय लग रहा है, और उस समय को बचाने के लिए अगर हम 404 सीटें ले आते हैं, तो जो हमें संविधान में परिवर्तन करने हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जिनसे ये कहा जा रहा है, उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए दोनों सदनों का। और उसके लिए एक जादुई आंकड़ा ये है कि लोकसभा में 404 हों, जो राज्यसभा की सत्ता दल की सीटें वो मिलाकर आपकी 2/3 मेजोरिटी बन जाएगी। तो ये क्या है, ये नारा खुद बता रहा है कि आपके इच्छा है कहीं ना कहीं संविधान आप बदले नहीं, तो संविधान की वो स्थिति कर दें जो कि बिल्कुल उसकी जिसे कहते हैं आत्मा बदल जाए, जो सेकुलरिज्म की बात है, जो सभी धर्मों की बात है। अब जैसे आपने कहा कि हर चीज में एक एक धर्म, एक इलेक्शन, एक कानून, एक जो भारत की एक मिली जुली संस्कृति थी, उसमें से आप एक थोपना चाहते हैं, बाकी वो उसकी परिस्थिति क्या होने वाली है, देश का तो कबाड़ा निकल जाएगा ऐसे। आप किसी को भी उसकी मर्जी के बिना, चाहे मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद हिंदू धर्म में अब आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपने गौर किया हो शायद,
कि यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तराखंड बना। आखिर इसकी क्या वजह है? आपने कभी गौर किया? इसकी वजह क्या है कि जो आपने श्री राम जी का एक मंदिर का निर्माण हुआ और उसको पैन इंडिया स्केल पर लागू करने की कोशिश करी, वहीं पर आपको किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किसी मुस्लिम से नहीं आया, बल्कि खुद जो साउथ में आपने देखा होगा कि कितनी जगह से आपको विरोधी स्वर और बल्कि गलत तरीके से उसका विरोध किया गया। और आप देखिए उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, हर 2-4 पहाड़ियों के बाद एक अलग देवता उनका है जिसे वो प्रेम करते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो मान्यता है। वहां पर आप नहीं थोप सकते किसी एक देवी देवता को। उस वजह से जहां पर ये अभियान जो चलाया था प्राण प्रतिष्ठा का, वो बिल्कुल वहां पे सक्सेस नहीं नजर आया। तब वहां आवश्यकता पड़ी कि कोई ऐसी चीज हो कि जिसके पोलराइजेशन किया जाए। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, जो आपने बात कही कि भाई 15 दिन से मुझे चेंज नजर आ रहा है, और जनता सामने आई है लोकतंत्र के नाम पे। लोकतंत्र उसको लग रहा है कि अब ये आखिरी सांसें लेगा। और जैसे आपने बताया कि केजरीवाल जी और उनके गिरफ्तारी से, तो केजरीवाल कोई एक ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई बड़ी चीज है। केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए बड़ी चीज है कि उसको करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने वोट देकर अपना एक नेता जो है वो चुना था। जनता का चुना हुआ नेता जो मुख्यमंत्री है, उसको ये 5 साल के लिए जनता ने एक अधिकार दिया है। उस अधिकार को आपने जिस तरीके से रौंद दिया, तो वो केजरीवाल को नहीं आपने कुछ किया डैमेज, वो उस जनता के आदेश का आपने एक कहना चाहिए कि उसको आपने पलट दिया किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी कानूनी पचड़े में या किसी अन्य तरीके से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये लगा कि इसका मतलब हमारे वोट के ऊपर भी सवाल है, हमारे निर्णय। देखिए 5 साल बाद केजरीवाल साहब को फिर आना था, उनको जनता के सामने जाना था। अगर उन्होंने जो भ्रष्टाचार कथित रूप से कहे जा रहे हैं उसको जनता के सामने लाते, जनता को फैसला करने देते, जनता फैसला करती, उनको हटा के फेंकती। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है वो जनता को झंझोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जनता इस देश की मालिक है। 1,40,00,000 जनता, उसमें से हर एक व्यक्ति उतना ही बड़ा शेयर रखता है इस देश में, जितना अडानी साहब का एक वोट है, उतना ही एक दलित समाज का एक व्यक्ति जो मजदूरी करता है, जो एक टाइम भूखा रहता है, उसके भी एक वोट का महत्व उतना ही है। ये इस संविधान ने दिया है। आज 1,40,00,000 शेयर उसका मालिक है। और अगर कोई भी तंत्र आएगा, कोई भी, चाहे लोकतंत्र के अलावा राजतंत्र आ जाए, तानाशाही आ जाए, हिंदू राष्ट्र आ जाए, कोई भी आप तंत्र ला के रख दीजिए, वहां पे नागरिकता आपकी रहेगी। आप इस देश के वासी तो रहोगे, लेकिन इस देश के मालिक नहीं रहोगे। ये बात जनता की समझ में आ रही है। और जब वो ये देख रहा है कि आज मैं वोट देने जा रहा हूँ और कल शायद मेरा ये हक नहीं मिले मुझे, या अगर मिले तो ऐसे ही मिले जैसे कि रशिया में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है और दूसरे देशों में जो फॉर्मेलिटीज बन के रह गई हैं, तो उस छटपटाहट को देखते हुए इन 15 दिन में आपको चेंज नजर आ रहा है। और ये चेंज किसी एक तरफ नहीं है, सब तरफ है। उत्तर प्रदेश में भी देखने में आ रहा है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले फेज की 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में जिस तरीके से दावे उत्तर प्रदेश में 80 में 80 किए जा रहे थे, और शुरू में वाकई लगने लग गया था कि अरे इनके मुकाबले पर तो भाजपा के कोई है ही नहीं। आज परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और ज्यादा समय